हाँ भाई, अपना स्टार्ट करते हैं, हो गया टाइम। देखिए, वायरिंग सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं हम। तो वायरिंग सिस्टम के अंदर देखिए, सबसे पहले संस्था या परिसर में सप्लाई मेन से विभिन्न भाग तथा सप्लाई विभिन्न भार तक सप्लाई पहुंचाने के लिए हम क्या करते हैं, वायरिंग की जाती है। यानी हम वायरिंग क्यों कर रहे हैं कि हमारे जो बाहर से मेन मीटर से सप्लाई मेंस किसको बोलेंगे हम, जहां मीटर से मीटर जो है हमारे, वहां से जो बाहर से जो वायर पोल से जो सप्लाई आ रही है वो अपनी सप्लाई मेंस है। और वो सबसे पहले किस में एंटर करती है, आपके आपके मीटर के अंदर। ठीक है, और वही वहां से आगे जो चलेगी वो पूरी सप्लाई मेंस कहलाएगी। और फिर उसके आगे हम क्या करते हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अलग अलग सब सर्किट के अंदर। ठीक है, तो इन सबको जोड़ने के लिए, यानी आपकी जो सप्लाई मेंस है उससे आपके कमरों के अंदर जो लोड लगाया आपने, है ना, आपके परिसर के अंदर जो लोड लगाया उसको जोड़ने के लिए जो आप एक अरेंजमेंट कर रहे हो, वो क्या कहलाएगी, आपकी वायरिंग सिस्टम कहलाएगी या वायरिंग कहलाएगी। ठीक है, अब देखिए वायरिंग भी क्या होती है, अलग अलग प्रणालियों से की जाती है या अलग अलग प्रकार से की जा सकती है। ठीक है ना। तो वायरिंग की तीन प्रणालियां हैं यहाँ पर, जिसका उपयोग विभिन्न शाखाओं को सप्लाई से टैप करने के लिए किया जाता है। पहला है हमारा ट्री सिस्टम। क्या है आपका, ट्री सिस्टम, वृक्ष प्रणाली। दूसरा है आपका रिंग मैन सिस्टम। और तीसरा है आपका डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड सिस्टम। ये तीनों जो सिस्टम है आपके किसी भी परिसर या किसी भी संस्थान के अंदर वायरिंग करने की प्रणाली है। इसमें से आप कोई भी एक प्रणाली को आप या एक से अधिक प्रणालियों को एक जगह पर आप यूज कर सकते हो, है ना। जरूरी नहीं है कि आपने अगर ट्री के अंदर स्टार्ट करी है वो प्रणाली तो आगे भी आपको ट्री सिस्टम में ही इसको करना है। ठीक है, आप एक से ज्यादा प्रणालियों का यूज भी कर सकते हो एक ही परिसर के अंदर। अच्छा, यहाँ देखिए आप एक ब्लॉक डायग्राम यहाँ दिखाया हुआ है कि किस प्रकार से वायरिंग हम करते हैं और किस प्रकार से वो अंदर से स्टार्ट होके आगे कहाँ से कहाँ कनेक्टेड होती है और कैसे वो लोड तक पहुंचती है। तो सबसे पहले देखिए इसके अंदर कि आपका यहाँ पर सप्लाई मेंस जो बाहर से आपके पोल से आ रही है वो है। और फिर उसके बाद वो कहाँ जाती है आपकी, सबसे पहले किससे कनेक्टेड होती है, मीटर से। ठीक है ना। अच्छा, सप्लाई मेंस और मीटर के बीच में कोई भी हम सेफ्टी डिवाइस, फ्यूज वगैरह या स्विच नहीं लगाएंगे, ये हमको ध्यान रखना होता है। ठीक है ना, ये डायरेक्टली मीटर में कनेक्टेड होती है, मीटर सील हो जाता है, उसके बाद हम इससे छेड़छाड़ नहीं कर सकते और आउटपुट वायर निकल जाते हैं। जो मीटर का आउटपुट वायर है वो कहाँ जाएगा हमारे, सबसे पहले मेन स्विच के अंदर। ठीक है, और मेन स्विच से बाद में ये कहाँ जाएगा, फ्यूज से कनेक्टेड होगा, या आपके आगे कोई एमसीबी या कोई सेफ्टी डिवाइस है तो वहां कनेक्टेड होगा। ईएलसीबी भी हो सकती है यहाँ पर। ठीक है ना, जितने भी सेफ्टी डिवाइस है वो यहाँ इस प्रोटेक्शन, इसको फ्यूज की जगह पर प्रोटेक्शन डिवाइस पढ़ सकते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट इसके बाद कहाँ जाएगा, आपके जो वायरिंग होगी वो जाएगी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के अंदर। यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में क्या होता है, आपके अलग अलग सर्किट के लिए, क्योंकि क्या होता है घर में क्या होता है, बहुत सारे कमरे होते हैं तो हम एक ही सर्किट नहीं बनाते हैं, वहां पर क्या करते हैं अलग अलग छोटे छोटे सर्किट बनाते हैं। तो उन सर्किट के लिए हम क्या करते हैं, एक डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स बनाते हैं, उसमें प्रत्येक के सर्किट के लिए एक एमसीबी लगाते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में आ जाएगी। और फिर डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से प्रत्येक सर्किट से क्या होगा, फेज अलग से निकलेगा और न्यूट्रल आपका जो होगा, न्यूट्रल भी आपके लिंक के द्वारा अलग निकलेगा और आपके प्रत्येक सर्किट के हिसाब से वो अलग अलग रूम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये आपकी स्टार्टिंग जो वायरिंग होती है वो इस प्रकार से होती है। ठीक है ना। अच्छा, इसमें किसी को कुछ पूछना है, समझ में आया, चले आगे। तो सबसे पहले हम ट्री सिस्टम के बारे में देखते हैं कि ट्री सिस्टम प्रणाली में किस प्रकार से कनेक्शन करते हैं और इनका उपयोग हम कहाँ करते हैं। ठीक है ना। तो देखिए ट्री सिस्टम आपको यहाँ नजर आ रहा है, पूरा डायग्राम यहाँ समझाया हुआ है ना। इसके बारे में पहले, इस प्रणाली का उपयोग बहुमंजिला इमारत में वायरिंग करने के लिए किया जाता है। यानी आपके जैसे मल्टीप्लेक्स होता है ना, जिसमें क्या है, एक ही फ्लोर पे कम से कम 4 या 5 फ्लैट होते हैं या फ्लैट सिस्टम होता है, वहां पर आपको वायरिंग करनी है तो उसके लिए क्या करेंगे, हम ट्री सिस्टम का उपयोग करेंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है, आपकी मेन सप्लाई जो होती है वो नीचे, उसमें एक पूरा डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स लगता है, वहां पर एक पैनल लगता है पूरा। उस पैनल से क्या होता है, थ्री फेज सप्लाई जो भी है आपकी निकलेगी और ये बस बार के रूप में प्रत्येक फ्लोर से होके गुजरती है। बस बार क्या होती है आपकी, एल्यूमिनियम या कॉपर की स्ट्रिप होती है, छड़े होती है। ठीक है ना,
जिनका प्रतिरोध बहुत कम होता है। ये क्या होता है, आपके जहां से मीटर जा रहा है और आपके सेफ्टी डिवाइस है वहां से डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से ये निकलेगी और प्रत्येक फ्लोर में ये, जैसे कि मान लीजिए ये आपका फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है, थर्ड फ्लोर है, तो प्रत्येक फ्लोर के ऊपर ये इस तरह से स्ट्रिपें आपकी ऊपर जाएगी और इन स्ट्रिपों से क्या करते हैं हम, हर फ्लोर के लिए अपने कनेक्शन लेते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे 3 फेज सिस्टम है मेरे पास और मेरे को प्रत्येक फ्लोर पे सिंगल फेज प्रणाली से ही कनेक्शन करना है, तो मैंने क्या किया, पहले फ्लोर पर L3 वाले जो फेज था और न्यूट्रल था उससे टैपिंग करके क्या किया मैंने, यहाँ पर कनेक्शन ले लिया। फिर आगे गया, सेकंड फ्लोर पे मैंने दूसरे फेज से भी ले सकता हूँ, इसमें तीसरे फेज से लिया, L3 से कनेक्शन लिया इन्होंने, ठीक है। जरूरत के अकॉर्डिंग जैसे जैसे लोड अपना मान लीजिए ज्यादा फ्लोर है तो वैसे वैसे क्या कर सकते हो आप, लोड अलग अलग पेज पर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। यहाँ पर जरूरी नहीं आपको सारा ही क्या करना है एक पे देना, क्योंकि एक पे अगर लोड दोगे तो क्या होगा, ये चल जाएगा फटाफट से। आपको क्या करना है, वायरिंग करते समय ये ध्यान रखना है कि प्रत्येक फेज पर क्या जो लोड रहे वो लगभग लगभग सभी पे बराबर रहे, है ना। तो इस प्रकार से हमें इसका कनेक्शन करने होते हैं। तो ये वाला जो सिस्टम है यहाँ पर ये वाला कहलाएगा आपका ट्री सिस्टम। ट्री सिस्टम में क्या होती है कि आपकी मेन जो जैसे तना निकलता है ना, तनों से जो जैसे आपकी शाखाएं निकलती है वैसे इससे शाखाएं निकल रही है, देखिए यहाँ पर, है ना। तो हुआ ना एक पेड़ की तरह ये कनेक्शन, इसलिए इसका नाम रखा गया है ट्री सिस्टम, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, जैसे कि आपका फर्स्ट फ्लोर पे आपके फेस से कनेक्शन दे दिया, अब फर्स्ट फ्लोर पे भी ये डायरेक्ट क्या होगा, रूम में नहीं, वहां के जो फ्लैट होंगे उस पर नहीं जाएगा, सबसे पहले कहाँ जाएगा, ये सब मेन बोर्ड पर जाएगा। ये क्या होगा, यहाँ पर एक डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होगा, उसमें एमसीबी वगैरह लगी होगी और फिर उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, हर रूम के लिए या हर फ्लैट के लिए अलग अलग क्या होगा, आपके वायर इसके अंदर से यहाँ से जाएगा, ठीक है ना। ये कनेक्शन आपके ट्री सिस्टम है। अब देखिए इस प्रणाली का उपयोग बहुमंजिला इमारत में वायरिंग करने के लिए किया जाता है। इसमें सप्लाई को राइजिंग मेष से जोड़ने के लिए एल्यूमिनियम व तांबे की बस बार का उपयोग किया जाता है। देखिए यहाँ पर राइजिंग मेष से क्या मतलब है, ये जो आपकी सप्लाई जो ऊपर की ओर जा रही है ये आपकी मेन सप्लाई है, ठीक है ना। मीटर के बाद जो मेन सप्लाई है ना ये आपकी, ये राइजिंग मेंस कहलाती है। और इससे जो कनेक्शन है वो किसके द्वारा करते हैं हम, ये एल्यूमिनियम की क्या होती है आपकी, ये बस बार होती है, एल्यूमिनियम या तांबे की बस बार होती है, ठीक है ना। यदि फ्लोर पे एक से अधिक फ्लैट हो तो प्रत्येक फ्लैट के लिए अलग से मेन स्विच सब मेन बोर्ड से जुड़ा हुआ होता है। जैसे कि यहाँ पर ये सब मेन बोर्ड लगाया मैंने, तो इसमें क्या होगा, अगर मान लीजिए एक से ज्यादा अगर आपका अगर यहाँ पर फ्लैट है तो प्रत्येक के लिए क्या होगा, अलग से हम यहाँ पर उसके लिए सेफ्टी डिवाइस लगाकर उसको कनेक्शन देंगे तथा प्रत्येक फ्लैट के लिए अलग अलग ऊर्जा मीटर परिपथ में जोड़ा जाता है। और देखिए मेन में आपका एनर्जी मीटर तो क्या हो गया, यहाँ पर जुड़ गया। उसके बाद आपके ऊपर अगर मीटर लगे हुए, क्योंकि क्या होता है कि कई जगह पर जो फ्लैट सिस्टम होता है उसके अंदर मेन बोर्ड तो आपका उधर गेट नहीं यार, यहाँ लगा होता है नीचे की ओर, इस जगह पर यह मेन मीटर लग गया। उसके बाद यहाँ चला गया, फिर ऊपर जितने भी फ्लैट है उन सब के लिए क्या करते हैं, वो सब मीटर लगा देते हैं और उससे क्या करते हैं, फिर उनकी कैलकुलेशन करके जितने यूनिट उन्होंने यूज करे उतना उनको चार्ज कर देते हैं। एक तरीका तो ये है कनेक्शन का। एक कनेक्शन का और तरीका होता है कि इसमें क्या होता है, प्रत्येक फ्लैट वालों के क्या होता है, मीटर नीचे की तरफ लगाते हैं, मतलब वो ट्री सिस्टम से नहीं होगा। फिर उसमें क्या होगा, जितने भी फ्लैट वाले हैं उन सबके कनेक्शन कहाँ लाएंगे हम, नीचे ही एक डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड और मीटर बोर्ड सेट करेंगे और प्रत्येक को इंडिविजुअल मीटर वहां लगेगा और वहीं से उसको सबको आगे ट्रांसफर होगा, ठीक है। तो वो ट्री सिस्टम में नहीं आएगा। ट्री सिस्टम में क्या आएगा कि आपका मीटर पहले लग गया और आगे जितने भी आपके फ्लैट है उन सबको क्या कर दिया हमने, सब मीटर लगा दिए और उन मीटरों के योग से उनको क्या करना है, हमें चार्ज करना है पैसों का, ठीक है ना। तो जैसे कि यहाँ पर हुआ आपका, यहाँ से सप्लाई आ गई आपकी, मेन सप्लाई आ गई, यहाँ से टैपिंग ले ली, यहाँ मेन फ्यूज बोर्ड आ गया आपका। उसके बाद क्या करते हैं, हम सबमीटर लगा देते हैं। या तो सबमीटर हम यहाँ लगा सकते हैं जहां पर आपके सब बोर्ड है, या जहाँ फ्लैट है उसी के पास में लगा सकते हैं,
है ना, दोनों ही ऑप्शन है अपने पास। वैसे अधिकांश क्या करते हैं, जहाँ आपका ये सब मेन बोर्ड होता है वहीं पे पास में मीटर लगा देते हैं, ताकि वो एक ही जगह हो जाए सभी के फ्लैट वाइज, और उस पर लिख देते हैं ये इस फ्लैट का, ये इस फ्लैट का, ये इस फ्लैट का, इस तरह से, ठीक है ना। तो शेयर आप। आपके जो सब मीटर होंगे, अंकित अपनी आवाज बंद कर दो, जो और की आपके हाल। सब मीटर है हमेशा, हाँ मैंने एक गिलास ले गया। हेलो अंकित, आवाज सुन रहे हो मेरी? हाँ सर। अरे आवाज बंद कर दो, आपकी आवाज आ रही है इधर। ओके। अच्छा, अब देखिए यहाँ तक तो हमने क्या करा, ट्री सिस्टम का उपयोग किया, मगर फ्लैट के अंदर जब हम यूज कर रहे हैं वहां पर हमें क्या करना है, वितरण बोर्ड प्रणाली यानी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है उसका उपयोग करते हैं। वहां पर जो किसी भी, जैसे कि फ्लैट के अंदर हमें वायरिंग करनी है या किसी घर के अंदर वायरिंग करते हैं, तो वहां हम ट्री सिस्टम का उपयोग नहीं करते हैं, है ना। उसके अंदर किसका यूज करेंगे, हम डिस्ट्रीब्यूशन का उपयोग करेंगे। इसलिए मैंने आपको शुरू में बताया था कि भाई जब वायरिंग की जाती है तो वहां पर एक से ज्यादा प्रणाली का उपयोग हम करते हैं, ठीक है ना, जिसमें हमारे वायर की बचत हो और सेफ्टी प्रॉपर रहे, उसके हिसाब से हम वहां पर वायरिंग सिस्टम का अरेंजमेंट करते हैं। अब देखिए ट्री सिस्टम के लाभ क्या हैं। इस पद्धति में केबल की लंबाई कम होती है तथा लागत भी कम होती है। ऊंचे भवनों के लिए प्रणाली उपयुक्त होती है, ठीक है। इसमें डिसएडवांटेज क्या है आपके, यदि बस बार पर्याप्त मोटाई की ना हो तो बस प्रणाली को दूरस्थ सिरे पर उपकरण की वोल्टेज समीप सिरे पर जुड़े उपकरण की तुलना में कम होता है, यानी वोल्टेज ड्रॉप की प्रॉब्लम आपकी ट्री सिस्टम में रहती है। क्या होता है कि आपने जो वायरिंग आपने देखी इसके अंदर, आप जहाँ स्टार्टिंग पॉइंट पे वहां तो वोल्टेज प्रॉपर मिल जाते हैं, मगर जो इस वायरिंग सिस्टम में लास्ट पॉइंट पे है वहां क्या होता है, जैसे जैसे लंबाई बढ़ता है तो प्रतिरोध बढ़ता है, प्रतिरोध बढ़ता है तो वहां क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाता है। तो मान लीजिए मैंने सप्लाई पे 240 वोल्ट या 440 वोल्ट दिए, तो मैं लास्ट वाले को क्या करते हैं 400 वोल्ट या 380 वोल्ट ही मिलते हैं। तो इसका ड्रॉबैक ये है कि इस सिस्टम को अगर ज्यादा लंबाई में हम स्थापित करेंगे तो वहां पर क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाएगा और लास्ट वाले को प्रॉपर वोल्टेज नहीं मिलेंगे। तो इसकी हम लंबाई एक लिमिट तक ही बढ़ा सकते हैं, उससे ज्यादा इसको नहीं बढ़ा सकते। अगर लंबाई ज्यादा करनी है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, फिर बस बार की मोटाई बढ़ानी पड़ेगी, जिससे क्या होगा, उसका प्रतिरोध कम हो जाएगा और वोल्टेज ड्रॉप कम होगा। मगर अगर मैं बस बार की मोटाई बढ़ाता हूं तो वहां मेरी क्या होती है, सीधी सीधी तौर पे कॉस्टिंग बढ़ जाएगी, क्योंकि मोटी बस बार क्या होगी, और ज्यादा मोटी आएगी और महंगी आएगी, है ना। तो यहाँ पर फिर अगर कॉस्टिंग बढ़ती है, एक लिमिट से ज्यादा कॉस्टिंग बढ़ेगी तो वो मेरे लिए क्या हो गई, वो प्रणाली हानिकारक हो गई। तो इसलिए इसका ये ड्रॉबैक है कि इसको ज्यादा लंबे सिस्टम के लिए हम इसका उपयोग नहीं कर सकते। नेक्स्ट है आपका, क्योंकि फ्यूज इसमें विभिन्न स्थानों पर स्थित होते हैं, इसलिए दोष ढूंढना थोड़ा मुश्किल होता है। आपने इस सिस्टम के अंदर देखा कि आपके फ्यूज कहाँ है, एक तो नीचे भी लगे हुए हैं मेन सप्लाई में, दूसरे आपके फ्यूज वहां ऊपर सब बोर्ड के अंदर भी लगे हुए हैं, प्लस आपके कई फ्यूज उसमें, जैसे कि आपके फ्लैट है उसके अंदर भी वहां पर एमसीबी और फ्यूज लगाए जाते हैं। तो वहां पर दोष ढूंढने के लिए हमें क्या करना होता है, हर एक फ्लैट को वहां पर जांच करनी पड़ती है, हर शाखा की जांच करनी पड़ती है कि यहाँ पर दोष किसमें आया है। तो ये भी इसकी डिसएडवांटेज है। अच्छा, इस प्रणाली में एल्यूमिनियम बस बार का उपयोग किफायती होने के कारण किया जाता है। जनरली कॉपर की बस बार का उपयोग आजकल बहुत कम करते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ती है ना। तो इनमें क्या होता है, अगर ये टैपिंग लूज हो जाती है, इसके कारण क्या होता है, सप्लाई एंटर होने की सब अच्छा, इसमें ये बोल रहा है कि इसके अंदर अगर टैपिंग लूज हो जाएगी तो वहां क्या होगा, स्पार्किंग भी होगी, है ना। स्पार्किंग होने की संभावना बढ़ जाती है वहां पर, और हीटिंग की प्रॉब्लम वहां आ जाती है अगर यहाँ पर लूज रह गए आपके टर्मिनल। प्लस यहाँ पर आपके वोल्टेज ड्रॉप भी बढ़ते हैं, क्योंकि अगर आपका लूज रहेगा पॉइंट, अगर पॉइंट लूज है तो वहां पर क्या होगी, स्पार्किंग होगी, उसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा, स्पार्किंग होगी और प्रतिरोध बढ़ने के कारण क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाएगा। तो लास्ट वाला जो सिरा है उसमें क्या होगा, या आगे वाले जो इससे कनेक्टेड है उसमें क्या होगा, वोल्टेज कम मिलेंगे।
तो ये प्रॉब्लम भी इसके अंदर रहती है अगर आपके कनेक्शन लूज रह गए तो। वो थी आपकी ट्री सिस्टम हो गया, आपका ट्री मेन सिस्टम हो गया। नेक्स्ट है आपका रिंग मेन सिस्टम। तो देखिए रिंग मेन सिस्टम में क्या होता है, पूरा जो हमारा मेन जो सप्लाई होती है आपसे और लोड को कनेक्टेड करने के लिए क्या करता है, एक पूरा रिंग बनती है और उस रिंग से ही हम क्या करते हैं, कनेक्शन देते हैं। अब देखिए रिंग कैसे बनाते हैं, इसके अंदर आपको नजर आ रहा होगा, देखिए तीन वायर आपको यहाँ नजर आ रहे हैं, देखिए नजर आ रहे हैं। तो पहला फेज का है, दूसरा आपका उसके अंदर ऊपर देखिए बीच सबसे अंदर वाला जो सर्किल है वो लाइन का है, ठीक है। नेक्स्ट आपका अर्थ का है, ये देखिए ये वाला लाइन का है आपका, यानी फेज वायर है। ये आपका अर्थ का वायर है और ये आपका न्यूट्रल वायर है, ठीक है ना। इसके अंदर क्या होता है, जितने भी आपके लोड होते हैं वो इस तरह से रिंग बना दी जाती है और उस रिंग से क्या किया जाता है, बीच से इसमें टैपिंग लेकर, ये टैपिंग ली जाती है बीच बीच में, जितने भी लोड आपको जोड़ने हैं इससे टैपिंग लेके क्या करते हैं हम वहां आगे लोड को कनेक्ट करते हैं। जैसे कि हम इसमें देखते हैं, यहाँ देखिए जैसे कि ये आपका एक फ्यूज बोर्ड है, मान लीजिए कोई फ्लोर या कोई एक डिवीजन है आपका जिसमें आपको सप्लाई देनी है, तो वहां पर आप क्या कर रहे हो, ये मेन्स आपने इस तरह से रिंग से बिछा दिए और फिर क्या कर रहे हो आप इसी से बीच में क्या कर रहे हो, न्यूट्रल, जैसे न्यूट्रल का आपने ये लिंक यहाँ पर लिया, उससे टैपिंग लेकर ये टैपिंग ले ली। इसी प्रकार से आपने फेज वायर लिया, फेज वायर से भी आपने यहाँ पर टैपिंग ले ली और ये वापस आगे चला गया। आरसी की भी इसी प्रकार से टैपिंग ले ली, फिर इसके आगे आपका ये फ्यूज बोर्ड में कनेक्शन हो गया, उसके बाद आपके आगे जो भी लोड है वो इससे कनेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जुड़े हुए होते हैं, ये लोड जुड़ा हुआ है, ये यहाँ पर लोड जुड़ा हुआ है, ये सारे क्या है आपके यहाँ पर फ्यूज बोर्ड लगाकर इसके बाद आगे लोड कनेक्टेड कर देते हैं। तो ये रिंग मेन सिस्टम है। अच्छा, ये भी देखा है, ये भी रिंगमैन का ही एक उदाहरण है कि इसके अंदर ये सिंगल लाइन डायग्राम के रूप में दिखाया हुआ है कि आपके इस तरह से ये पूरा कनेक्टेड होता है और यहाँ से आप फिर इसमें टैपिंग लेकर आगे लोड कनेक्टेड कर देते हैं। जैसे ये सॉकेट दिखाए हुए हैं कि ये सॉकेट जोड़े हुए हैं सब में, सिंगल सॉकेट आउटलेट है ना। तो एक ये छोटा रूप दिखाया हुआ है और एक ये फ्यूज कनेक्शन यूनिट विथ स्विच और एक्सपेरिमेंटली कनेक्टेड इक्विपमेंट, ये इक्विपमेंट है जिसको कनेक्शन दे रहे हैं, ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी यहाँ दिखाया हुआ है। अब देखो इस प्रणाली में क्या है, इस प्रणाली में चित्रानुसार दो 4 mm या 6 mm की दो केबल होती है जो मेन सब बोर्ड से चलकर विभिन्न कमरों से होकर वापस मेन बोर्ड तक आती है, ठीक है ना। इसके अंदर क्या है आपका मेन फ्यूज बोर्ड से चल रही है, पीछे चलते हैं वापस एक बार। इसमें देखिए ये आपकी मेन सप्लाई मीटर से आ रही है यहाँ पर, है ना। और मीटर से आने के बाद क्या हो रहा है, ये आपके फ्यूज स्पेयर बॉक्स से जाकर फिर ये चलना स्टार्ट हो रही है और एक साइड से ये स्टार्ट होती है, फिर घूम के अलग अलग कमरों में जा रही है ना। अलग अलग कमरों से होते हुए वापस क्या हो रही है, लास्ट में वापस घूम के ये वायर वापस कहाँ आ रहा है आपके, जहां पर आपका स्टार्टिंग पॉइंट था वहां वापस आएगी, है ना। इसी प्रकार से आपके अर्थिंग का भी सेम रहेगा और न्यूट्रल का भी सेम रहेगा। ये फ्यूज है, फ्यूज का सिंबल है ये, ठीक है ना। और ये न्यूट्रल लिंक का सिंबल है, ठीक है। सिंबल आपको पहले मैं बता चुका हूं, तो आप एक बार पुराने वाले देख लेना, ये फ्यूज के सिंबल है आपके। तो ये इस प्रकार से होती है इसके अंदर।
इसमें एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि इस प्रणाली में आपको 4 mm और 6 mm की मिनिमम साइज के केबल लेने होते हैं, ठीक है ना। इससे कम साइज के आपको केबल नहीं लेनी है फेज और न्यूट्रल के लिए, ये भी इसकी बाउंडेशन है थोड़ी, ठीक है ना। सॉकेट व सीलिंग रोज को इस वायर लूप से जोड़ने के लिए फ्यूज व कंट्रोल स्विच का उपयोग किया जाता है। इस कारण ये प्रणाली थोड़ी महंगी होती है। यानी इसके अंदर क्या होता है, आपको जो भी सॉकेट जोड़ना है या कोई भी बोर्ड आपको जोड़ना है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है, इसके अंदर आपको इसमें फ्यूज आपको लगाना पड़ेगा और स्विच इसके अंदर लगाने पड़ेंगे। उसके बाद आप आगे से सॉकेट को उसको जोड़ सकते हैं। तो ये थोड़ा फ्यूज लगाना हर बोर्ड के अंदर, इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको हर बोर्ड के अंदर एक फ्यूज यूनिट लगानी पड़ेगी। तो इसके कारण क्या हो जाएगी, ये महंगी होगी। आपके घरों में भी लगे हुए नहीं लगे हुए फ्यूज? हाँ, पहले देखना वायरिंग जितनी भी होती थी घरों में, उन सब में देखना हर बोर्ड के ऊपर एक तो इंडिकेटर लगा हुआ होता था और एक फ्यूज लगा हुआ होता था, हर बोर्ड पे लगा होता था ना। वो इसलिए होता था क्योंकि वो जो हमारे घर के अंदर जो वायरिंग होती है वो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर की जाती है ना। तो इसलिए सॉरी रिंग मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर से की जाती है, इसलिए वहां पर आपको ये सिस्टम अरेंजमेंट देखने को मिलेगा। सामान्यतः भारत में इस प्रणाली का उपयोग नहीं होता, अब नहीं होता है इसका उपयोग, ठीक है ना। और आईईई के अनुसार 100 वर्ग मीटर के लिए एक रिंग परिपथ होना चाहिए, पर प्रत्येक शाखा में 2 से अधिक पावर प्लग नहीं होने चाहिए। अच्छा, इसकी बाउंडेशन भी समझाई हुई है कि आपको एरिया वाइज इसमें क्या होता है कि आपको सर्किट बनाने होते हैं और हर 100 वर्ग मीटर स्क्वायर पर क्या करना है, आपको एक रिंग बनानी है। यानी एक रिंग में आप 100 वर्ग मीटर एरिया को ही कवर कर सकते हो। इससे ज्यादा एरिया का अगर आपका इंस्टॉलेशन है तो वहां पर आपको एक से अधिक ऐसे अरेंजमेंट करने पड़ेंगे, ऐसी रिंगे ज्यादा बनानी पड़ेगी। फेज न्यूट्रल और अर्थ की ऐसे रिंगे बनेंगी हर जगह। और प्रत्येक शाखा में क्या कर सकते हो आप, 2 से अधिक पावर प्लग नहीं लगा सकते, ठीक है। पावर प्लग कितने एम्पियर का आता है बताओ? हाँ भाई बताओ, किसको आता है पावर प्लग? प्लग कितने एम्पियर का आता है? ये आपके साइडों में स्विच लगे हैं, कितने एम्पियर के हैं? क्या रेटिंग के आते हैं ये मार्केट में? नहीं पता? देखिए, जो जनरल स्विच आते हैं आपके, सामान्य स्विच आते हैं, वो आते हैं 6 एम्पियर के, ठीक है। 240 वोल्ट 6 एम्पियर, वो 6 एम्पियर तक की रेटिंग को सहन कर सकते हैं। और जो पावर प्लग आते हैं आपके, वो आते हैं 16 एम्पियर, ठीक है। वो 440 वोल्ट 16 एम्पियर तक की रेटिंग में आते हैं, ठीक है। तो आपके इस रिंग मैन में आपको ये ध्यान रखना है कि एक रिंग के अंदर 2 से ज्यादा पावर प्लग नहीं लगा सकते। प्लस दूसरी चीज क्या करनी है, इसमें 100 वर्ग मीटर पे ही एक रिंग आप स्थापित करोगे, इससे ज्यादा एरिया पे आप दूसरी रिंग आपको स्थापित करनी पड़ेगी। तीसरी चीज, इसमें एक रिंग के अंदर कुल धारा 30 एम्पियर से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी आपने जो ये एक रिंग बनाई है, इसमें जो लोड आप कनेक्टेड कर रहे हो वो 30 एम्पियर से अधिक धारा ना ले। अगर सभी को अगर मैं चालू कर दूं तो वो 30 एम्पियर से अधिक धारा ना ले, तो इतना ही लोड मेरे को कनेक्ट करना है इसमें, ठीक है ना। तो ये कुछ नियम है रिंग मैन सिस्टम के अंदर, इसलिए आज इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। क्योंकि देखिए, इसके कारण क्या होता है, आपको कितनी सारी रिंगे बनानी पड़ेगी और कितने सारे आपको यहाँ सर्किट बनाने पड़ेंगे। तो वायर जितना ज्यादा यूज करना पड़ेगा, तो इससे क्या होगा, ये सिस्टम क्या थोड़ा महंगा पड़ने लगता है। तो इसलिए इसका उपयोग क्या करते हैं अपन, कम करते हैं। तो ये महंगी प्रणाली है, इसलिए इसका भारत में उपयोग नहीं होता। नेक्स्ट है आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड सिस्टम में इसमें क्या होता है आपका कि प्रत्येक जो लाइन आती है फेज न्यूट्रल, जितने भी आपके फेज आ रहे हैं उन सबको आप क्या करते हो, यहाँ पर एक डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड बनाते हो और उस डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में क्या करते हो, उससे कनेक्टेड कर देते हो। और यहीं से फिर क्या करते हो आप, अलग अलग कमरों के लिए अलग अलग सिस्टम, अलग अलग आप परिपथ यहीं से डिस्ट्रीब्यूट करते हो। तो इसलिए इसका नाम डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड सिस्टम रखा है। इसके अंदर आपके जो मेन सप्लाई आ रही है उसको एक बॉक्स तक ले जाते हैं और वहां से क्या करते हैं, अलग अलग कमरों में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, बांट देते हैं।
है ना। और जिस बोर्ड पे इसको बांटते हैं उसको बोलते हैं हम डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। आपके घरों में देखना बाहर से जो सप्लाई आ रही है वो देखना एक बॉक्स में आएगी और हर रूम के लिए उसमें एमसीबी लगी होगी। और ये का ये अगर आपका 2 फ्लोर का मकान है तो उसमें फर्स्ट तो फर्स्ट फ्लोर के लिए अलग होगी ये बॉक्स अलग होगा और ग्राउंड फ्लोर के लिए आपका अलग होगा, ठीक है ना। तो ये आपके डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स बोर्ड सिस्टम कहलाता है, ठीक है। ये वायरिंग सिस्टम भी आपने देखा होगा घरों के अंदर। देखिए यहाँ समझ सकते हैं इसमें कि आपकी जैसे यहाँ पर फेज आया, ठीक है, ये 3 फेज आ रहे हैं आपके और 3 फेज से क्या किया और ये न्यूट्रल आ रहा है आपका, है ना। अच्छा सॉरी ये उल्टा दिखा दिया, ये यहाँ से स्टार्ट है, आपकी यहाँ फेज आ रहा है, ये न्यूट्रल आ रहा है, ठीक है। आगे मीटर लगा हुआ है, यहाँ फिर आपने मेन स्विच बोर्ड लगा दिया और आपने फ्यूज लगा दिया और लिंक लगा दिया, ठीक है ना। न्यूट्रल में हमेशा लिंक लगता है, फ्यूज कभी भी नहीं लगाया जाता, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। ये लिंक सिस्टम आते हैं, लिंक में आपको दिखा दूंगा कि किस प्रकार का होता है। और इसका जो ये बोर्ड का लोहे का पार्ट होता है उसको हम क्या करते हैं, अर्थ से कनेक्टेड रखते हैं। फिर ये वायर आपका फेज आगे जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में आ रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में क्या कर रहे हो आप, यहाँ पर इसको जितने आपके आगे परिपथ हैं, एक से अधिक जितने भी रूम हैं उसके हिसाब से आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर प्रत्येक रूम के हिसाब से आप यहाँ पर फ्यूज लगा रहे हो। जैसे मान लीजिए पहले नंबर रूम का फ्यूज यहाँ है, दूसरे नंबर फ्यूज का रूम का फ्यूज यहाँ है, तीसरे नंबर का यहाँ है, ठीक है। तो एक फेज को आपने क्या करा, अलग अलग आपके रूम के हिसाब से बांट दिया और उसके अंदर आपने फेज यहाँ से भेज दिया फ्यूज यूनिट या एनसीबी लगाकर। और न्यूट्रल को क्या किया आपने, यहाँ पर न्यूट्रल लिंक लगाया वापस और न्यूट्रल लिंक से क्या करा, ये कनेक्टेड हो गया, ये हर कमरे के लिए आपने यहाँ से न्यूट्रल भी अलग अलग कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से प्रत्येक कमरे के लिए फेज और न्यूट्रल बन गया आपका, है ना। अब इसको क्या करना है आपको, हर रूम में आपको इसको भेज देना है फेज और न्यूट्रल। और इसी के बीच में आपको पैरेलल में जितने भी लोड है, सॉकेट हुए, पंखे हुए, लाइट हुए आपके, है ना, या सीलिंग रोज हुए, वो इनके पैरेलल में आपको कनेक्टेड करने हैं। तो ये सिस्टम आपका घरों के अंदर, ये इंडिया के अंदर यूज होता है। तो मोस्टली घरों के अंदर यही वायरिंग सिस्टम आपको अभी आज के टाइम में मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रणाली में मेन स्विच केबल मध्यम वितरण बोर्ड से जुड़ा होता है और वितरण बोर्ड में परिपथ की संख्या के अनुसार फ्यूज व एमसीबी लगे होते हैं, यानी जितने आप आगे सर्किट बनाओगे। अच्छा, हर कमरे के लिए हम अलग से परिपथ नहीं बनाते हैं, ये चीज ध्यान रखना। इसके भी कुछ नियम होते हैं परिपथ बनाने के, कि एक परिपथ में आप 10 से ज्यादा पॉइंट नहीं दे सकते और 800 वाट से ज्यादा लोड नहीं दे सकते। अगर मान लीजिए आपका एक रूम में 800 वाट से ज्यादा लोड हो रहा है तो आपको क्या करना है, वहां पर एक और परिपथ बनाना पड़ेगा। अगर आपके मान लीजिए 2 कमरे हैं और 2 कमरों में आपके 800 वाट का लोड हो रहा है तो दोनों कमरों में आपको क्या करना होगा, इसी फेज और न्यूट्रल से कनेक्शन, यानी इसी फेज इसी परिपथ से आपको कनेक्शन देना है, ठीक है। तो लोड के अकॉर्डिंग आपको वाट बनाना है, ये आगे आएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको परिपथ, प्रत्येक परिपथ में एमसीबी या फ्यूज लगाना है, ठीक है। और न्यूट्रल के कनेक्शन न्यूट्रल लिंक द्वारा देने। एक से अधिक फ्लोर होने पर प्रत्येक फ्लोर के लिए अलग से वितरण बोर्ड होगा, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। प्रत्येक परिपथ में 800 वाट से अधिक लोड नहीं जोड़ा जाता, है ना। तो आपको क्या करना है, जब भी आप एस्टिमेशन लेने जाते हो या किसी मकान की वायरिंग करने जाओगे तो सबसे पहले आपको उससे उपभोक्ता से पूछना होता है यहाँ पर कि आपके यहाँ पर कितने किस किस कमरे में क्या क्या लोड लगाना है और उसके लोड के अकॉर्डिंग हमें कैलकुलेशन करनी होती है और फिर हम डिसाइड करते हैं कि इसमें कितने परिपथ बनेंगे। प्रत्येक परिपथ में वितरण बोर्ड में से फेज व न्यूट्रल वायर से स्विच बोर्ड से जुड़ा होगा, यानी आपका जो प्रत्येक परिपथ में है वितरण बोर्ड से क्या होगा, कहाँ जाएगा, ये स्विच बोर्ड के अंदर जाएगा, ठीक है ना। और प्रत्येक लोड को फेज स्विच की सहायता से जोड़ा जाएगा, यानी आपके जितना भी फेज, जितने भी लोड है उनको फेज जो मिलेगा वो स्विच की सहायता से ही देना है अपन को। न्यूट्रल को हमेशा आपको बिना स्विच के देना है, न्यूट्रल में कभी स्विच नहीं लगाया जाता, ना कभी फ्यूज लगाया जाता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। न्यूट्रल में ना एमसीबी लगेगी, ना फ्यूज लगेगा, ना कोई स्विच लगेगा। फेज में ही हमेशा अपना फ्यूज लगता है, एमसीबी लगती है और स्विच लगता है, ठीक है। तो इस प्रकार से वायरिंग सिस्टम होगी। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर आपकी मीटर से
आपके मेन बोर्ड में आया फेज न्यूट्रल, उसके बाद आपके डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में गया और डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से आपके कहाँ चला गया, प्रत्येक परिपथ के अंदर जो स्विच बोर्ड है वहां पर आपकी ये लाइन चली जाएगी और फिर वहां से आपके लोड को कनेक्टेड किया जाएगा। अच्छा, अब बात करते हैं, अभी तक तो हम मीटर से लेकर उस रूम तक चले गए। अब रूम के अंदर वायरिंग कैसे करनी है उसका तरीका यहाँ दिया हुआ है। वितरण बोर्ड प्रणाली में फ्यूज से लिया गया फेज उसी परिपथ के अन्य उपकरण या स्विच से निम्न प्रकार से जोड़े जा सकते हैं। यानी जो आपके फ्यूज वितरण बोर्ड से जो आपका फेज और न्यूट्रल आ रहा है, अब उसको आप किस प्रकार से कमरों के अंदर जोड़ोगे, तो उसके तरीका है यहाँ पर। पहला तरीका है इस पर लूपिंग आउट फ्रॉम द स्विच एंड सीलिंग रोज, यानी स्विच और सीलिंग रोज द्वारा लूपिंग मेथड द्वारा। इसमें देखिए लूप मेथड में कैसे कनेक्टेड करते हैं हम, जैसे फेज और न्यूट्रल आ गया, ठीक है ना, आपके ये मेन स्विच बोर्ड है, वहां से फेज और न्यूट्रल आ रहा है और फेज कहाँ चला जाएगा आपका, इसके बाद जो स्विचेज हैं उनमें जाएगा और स्विच के बाद ये कहाँ जाएगा आपका, जैसे ये आपका होल्डर या सीलिंग रोज मान लीजिए, ये सीलिंग रोज है आपके, ठीक है ना। सीलिंग रोज जानते हो क्या है, यहाँ नहीं लगे हुए सीलिंग रोज, ये लगा हुआ है, ये सीलिंग रोज है ना। तो इस ये सीलिंग रोज भी दो प्रकार के आते हैं, 3 टर्मिनल वाले और 2 टर्मिनल वाले। यहाँ 2 टर्मिनल वाले दिखाए। तो देखिए इसके अंदर सीलिंग रोज के अंदर न्यूट्रल क्या होता है, डायरेक्ट आ जाता है, वो मेन आपके स्विच बोर्ड के अंदर नहीं जाएगा, है ना, डायरेक्ट जाएगा। लोड जहां कनेक्टेड है, सीलिंग रोज जहां अवेलेबल, डायरेक्ट न्यूट्रल दे दिया, ये यहाँ पे भी नेक्स्ट सीलिंग रोज पे आ गया और इससे फिर कनेक्शन आपके मान लीजिए लैंप में देना है या आपकी ट्यूबलाइट में देना है, ट्यूबलाइट का कनेक्शन इसी से होता है ना आपके, है ना। तो न्यूट्रल आपको डायरेक्ट देना है और फेज को आपको क्या करना है, इस स्विच बोर्ड में लाओगे। देखो इधर वाले में ये स्विच बोर्ड में आएगा पहले और यहाँ पे पहले स्विच में कनेक्टेड होगा, फिर बाद में यहाँ से घूम के कहाँ जाएगा, आपके सीलिंग रोज के ऊपर जाएगा। तो ये कनेक्शन होता है लूपिंग आउट फ्रॉम द स्विच एंड सीलिंग रोज, यानी स्विच और सीलिंग रोज के थ्रू आप क्या कर रहे हो, कनेक्शन दे रहे हो। इस विधि में फेज वायर स्विच द्वारा वह न्यूट्रल सीलिंग रोज द्वारा लूप किया जाता है, यानी आपका फेज वायर स्विच द्वारा जाएगा और न्यूट्रल आपका डायरेक्ट सीलिंग रोज से हो जाएगा। अच्छा, इसमें वायर की आवश्यकता ज्यादा होती है इसके अंदर, ठीक है ना। क्यों ज्यादा है, क्योंकि न्यूट्रल तो आपने डायरेक्ट दे दिया, पर फेज क्या होगा, पहले स्विच बोर्ड में आएगा, फिर स्विच बोर्ड से क्या होगा, आगे जाएगा। लूपिंग आउट फ्रॉम द स्विच, अब स्विच के थ्रू कैसे आप लूपिंग आउट करोगे इसके अंदर, तो देखिए इसके अंदर एक मिनट, ठीक है। अब देखो ये है लूपिंग आउट फ्रॉम द स्विच, इसके अंदर क्या है, एक विशेष प्रकार का सीलिंग रोज आता है यहाँ पर, ये आपको नहीं, ये स्पेशल स्विच है ये, ठीक है ना, तो आप सीलिंग रोज बोल सकते हो। जिसके अंदर क्या होता है, आपके जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से फेज और न्यूट्रल आते हैं वो क्या होते हैं, मेन आपके स्विच बोर्ड में आएंगे। स्विच बोर्ड में क्या होता है, एक विशेष प्रकार का ये स्विच लगा हुआ है, स्पेशल टाइप का स्विच, जिसके अंदर आपका न्यूट्रल और फेज दोनों आते हैं, है ना। और यहाँ से वायर क्या होता है, फिर सीलिंग रोज पे जाता है और न्यूट्रल भी यहाँ से सीलिंग रोज पे जा रहा है। पहले वाले में तो क्या हो रहा था, न्यूट्रल डायरेक्ट सीलिंग रोज में आ रहा था, इसमें क्या है कि एक स्पेशल टाइप के स्विच द्वारा जा रहा है, जिसमें क्या होता है, देखना न्यूट्रल के अंदर ये न्यूट्रल है आपका, ठीक है, फिर नेक्स्ट स्विच के अंदर न्यूट्रल यहीं से आगे बाईपास हो गया और यहाँ से ये डायरेक्ट क्या हो गया, बिना किसी स्विच से डायरेक्ट यहाँ कनेक्टेड हो गया। तो देखिए न्यूट्रल हो तो डायरेक्ट रहा है, मगर ये एक स्पेशल टाइप का स्विच लिंक सिस्टम बना है जिसके थ्रू ये होके जा रहा है। तो मेन बोर्ड में आपके स्विचिंग मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड
स्विचिंग डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से स्विचिंग बोर्ड तक ये आता है, और स्विचिंग बोर्ड पे क्या होता है, एक स्पेशल टाइप का स्विच लगा होता है जिसके अंदर न्यूट्रल और फेज दोनों आते हैं, और यहाँ पर ये स्विच लगा हुआ है आपका, ठीक है, जो कनेक्ट और डिस्कनेक्ट होता है। तो फेज तो यहाँ जुड़ा हुआ है और न्यूट्रल यहाँ जुड़े हुए हैं, तो ये न्यूट्रल देखिए आगे से आगे लूप होते रहेंगे, और फेज इसके अंदर क्या होगा, यहाँ से आगे लूप होगा, और जिस भी लोड का या सिलिक रोड को आपको सप्लाई देनी है वो इधर से कनेक्टेड होके यहाँ चले जाएंगे। तो जब आप ये स्विच को ओपन रखोगे यानी बंद रखोगे तो न्यूट्रल तो इसको रेगुलर मिलता रहेगा, मगर यहाँ से फेज ही क्या होगा, जब तक ये कनेक्टेड नहीं होगा तो इसको फेज नहीं मिलेगा तो ये लोड नहीं चलेगा। तो ये स्पेशल टाइप के स्विच की आवश्यकता होती है जो कि यहाँ नहीं मिलते हैं, इसलिए इसका उपयोग अपन इंडिया में नॉर्मली नहीं किया जाता है ना। तो ये भी एक लूपिंग आउट फ्रॉम द स्विच मेथड प्रणाली है। नेक्स्ट है आपका लूपिंग आउट फ्रॉम 3 प्लेट सीलिंग रोज। अभी अपन ने 2 प्लेट सीलिंग रोज देखा था, ये 3 प्लेट सीलिंग रोज है। इसके अंदर क्या होता है, 3 टर्मिनल होते हैं आपके, ठीक है ना। अब इसके कनेक्शन कैसे होते हैं, फेज और न्यूट्रल तीनों दोनों कहाँ आते हैं, आपके सीलिंग रोज में आते हैं, ठीक है। और सीलिंग रोज से फिर क्या होता है, एक लूप आपका यहाँ से जाएगा और नीचे स्विच बोर्ड में आएगा, और स्विच बोर्ड से वायर फिर वापस आपके जो लोड है जहां पर आपका लैंप वगैरह है वहां पर आएगा, और न्यूट्रल इसके दूसरे डायरेक्ट कनेक्टेड होते हैं, और इसी प्रकार से ये आगे दूसरे जो सिलिक रोड है उससे भी ये आगे इसी प्रकार से कनेक्टेड होते हैं। तो देखिए फेज इस लोड को देखते हैं, फेज कैसे मिल रहा है, यहाँ से फेज चलेगा, यहाँ आएगा एक फेज वायर, तो यहाँ आगे और नेक्स्ट सिलिंग रोड पे जा रहा है, दूसरा आपका यहाँ से घूमकर स्विच में आ रहा है। जब ये स्विच ऑन होगा तब ही फेज ये आगे जाएगा, नहीं तो ये नहीं जाएगा। जब मैं इसको कनेक्टेड करता हूँ तो फेज वायर ये यहाँ से यहाँ पर आएगा, और यहाँ से फिर ये कहाँ जाएगा आपके, ये जब इससे कनेक्टेड हो जाएगा तब ये करंट, इसमें जो करंट होगी आपकी वो कहाँ जाएगी, वो यहाँ से होती हुई इस लोड तक पहुंच जाएगी, और न्यूट्रल इसको वैसे ही डायरेक्ट मिल रहा है यहाँ से, तो ये लोड को फेज और न्यूट्रल दोनों मिल गए, तो ये क्या हो जाएगा आपका, चालू हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका तीसरा मेथड है किसी भी सिस्टम के डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के अंदर आपको लोड को कनेक्टेड करने का। तो 3 प्रणालियां आपने यहाँ देखी, किसी को कोई कंफ्यूजन है इसमें तीनों प्रणालियों में? बोलिए भाई, आगे बोलो। नहीं है सर। मैं भी कुछ आगे पूछूंगा भाई, अभी क्वेश्चन पूछूंगा। गोविंद, बंटी, वायरिंग सिस्टम प्रॉब्लम है तो अभी बताना देना, क्योंकि क्या है इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको आगे भी यही करना है, कनेक्शन भी ऐसे ही करने हैं, तो इसमें कोई दिक्कत है तो यही रोक दो, प्रॉब्लम है अभी समझा देंगे, और यूं नहीं होगी अपन आगे चले फिर कहो कि सर वो पहले वाला समझ में नहीं आया, है ना। तो ऐसा सिस्टम नहीं है। हाँ आया नरेश, तीनों प्रणाली आ गई। ये वायरिंग करवाऊंगा मैं अभी प्रैक्टिकल में, आपको ध्यान रखना, ये सारी प्रणालियां जितने भी है तीनों टाइप की वायरिंग करनी है आपको, सीलिंग रोज भी आपको अवेलेबल कराएंगे, कर लोगे, ठीक है। अभी 1 मिनट हो रहा है। नेक्स्ट है आपका लूपिंग आउट विद द जंक्शन बॉक्स। अब ये जंक्शन बॉक्स के थ्रू आपका कनेक्शन होता है, ठीक है ना। अभी तक आपने किससे देख लिया, सीलिंग रोड, 2 पॉइंट सीलिंग रोड से देख लिया, स्पेशल टाइप स्विच से देख लिया, और 3 पॉइंट सीलिंग रोड से देख लिया। अब हम कनेक्शन किससे कर रहे हैं, जंक्शन बॉक्स से। आपने यहाँ देखे होंगे, देखो यहाँ पर ये जंक्शन बॉक्स नजर आ रहा है, ये ऊपर देखो, यहाँ पर इसके अंदर है ना, जहाँ ये कनेक्शन निकल रहे हैं इसके अंदर यहाँ जंक्शन बॉक्स है, ठीक है ना। तो इन जंक्शन बॉक्स, ये जंक्शन बॉक्स में भी क्या होते हैं, अलग अलग टर्मिनल्स होते हैं, है ना। देखिए इसमें फेज और न्यूट्रल जो होगा डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से जंक्शन बॉक्स में आएगा, और जंक्शन बॉक्स से क्या होगा, जैसे आपके 3 पॉइंट सीलिंग रोड था ना उसी प्रकार से है इसके अंदर, बस इसमें क्या हो रहा है, एक सीलिंग रोड और एक्स्ट्रा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, आपने जंक्शन बॉक्स के रूप में एक मेन बॉक्स स्थापित करके हर रूम के अंदर, और वहीं से फिर क्या हो रहा है आपका, जैसे कि यहाँ से ये गया स्विच, है ना, स्विच में गया, यहाँ से फिर क्या होगा, ये नेक्स्ट सीलिंग रोड पे जाएगा, फिर सीलिंग रोड से आप कनेक्शन कर दो। तो जो 3 पॉइंट आपने देखा, 3 पॉइंट
सीलिंग रोज वाला कनेक्शन देखा, सेम टू सेम वो का वही कनेक्शन है। बस यहाँ पर क्या कर रहे हैं आप, लोड को डायरेक्ट में जोड़कर एक सीलिंग रोड के द्वारा जोड़ रहे हो, और कोई अंतर नहीं है सिस्टम में। ठीक है, ठीक है। तो ये सिस्टम है आपका, जिसके अंदर केवल आपने एक एडिशनल यहाँ पर सीलिंग रोड लगा दिया है, बाकी कनेक्शन आपके 3 पॉइंट सीलिंग रोड की प्रकार। अब देखो इनका उपयोग कहाँ करते हैं, इनका उपयोग साझे गली, यानी थोड़े जो गलियारे होते हैं ना, सकड़े गलियारे, है ना, ये दोनों पशुओं पर कमरों की पंक्तियां बनाई जाती है। इन लॉजों के लिए ये विधि किफायती होती है। आपने देखा होगा लॉज सिस्टम देखे हैं, जिसमें क्या होता है, पतले से गलियारे होते हैं और दोनों साइड कमरे होते हैं। होटल्स देखिए आपने, दोनों साइड कमरे होते हैं और बीच में गलियारे होते हैं, है ना। तो वहां पर कनेक्शन देने के लिए हम क्या करते हैं, इस सिस्टम का उपयोग करते हैं। इसमें क्या करते हैं, जो फेज न्यूट्रल है वो पहले जंक्शन बॉक्स में ले आते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं हम स्विच, और उसके बाहर जो लाइटिंग वगैरह जो लगानी होती है ना, गलियारों के अंदर जो लाइट और या लैंप लगाते हो आप, उसके कनेक्शन के लिए आप इसका यूज करते हो गलियारों में लाइटिंग के लिए, है ना। अब इसके एडवांटेज क्या है, ये एडवांटेज जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड सिस्टम के है, न कि इसके, है ना। तो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड सिस्टम के एडवांटेज क्या है, सब बोर्ड समान वोल्टता के आर पार प्रयोजित किए जाते हैं। यानी इसके अंदर जितने भी आपके डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड्स होते हैं, आपके जो सब बोर्ड्स होते हैं, उन पे क्या होता है, प्रॉपर पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं। तो आगे क्या होते हैं, वोल्टेज ड्रॉप की प्रॉब्लम कम आती है इसके अंदर, क्योंकि प्रॉपर इसमें वोल्टेज हर लोड पर पहुंच जाता है। इसपे फॉल्ट ढूंढना इजी होता है, क्योंकि क्या होता है कि जैसे फॉल्ट आया तो उस परिपथ से रिलेटेड ही एमसीबी या फ्यूज वहां पर करंट होता है ना, बाकी सारे चलते रहते हैं। तो फिर मेरे को फॉल्ट, जैसे मान लीजिए आपका 1 नंबर सर्किट में अगर फॉल्ट आया, तो मेरे को केवल उससे कनेक्टेड जितने रूम है उसी में फॉल्ट ढूंढना है, पूरे वायरिंग को मेरे को वहां पर देखने की आवश्यकता नहीं होती है। डिसएडवांटेज क्या है इसमें, इसमें कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है, और ये दूसरी प्रणालियों की तुलना में थोड़ी सी महंगी होती है। तो ये इसकी हानियां हैं। तो ये आपके वायरिंग सिस्टम कंप्लीट है। अब बताइए किसी को इसमें कुछ प्रॉब्लम है? हम्म